नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम, चाहे वे आरजेएस हो, एमपीजेएस हो, यूपीजेएस हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विस या फिर गुजरात जुडिशियल सर्विस या किसी भी स्टेट की, यदि आप किसी जुडिशियल सर्विस या फिर जेएलओ एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत 30 वर्ष की अवधि की गणना कब से की जाती है? तो वह दिनांक जिस पर प्रश्नगत दस्तावेज साक्ष्य में टेंडर किया जाता है जब इसकी वैधता एक विवादक बिंदु है, तब से उसकी गणना की जाती है। तो प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 90 से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 प्रावधान करती है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा करने के लिए। धारा 90 के अनुसार कहा गया कि जहां की कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है, यह साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में है जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहां न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि ऐसा दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित और अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित करेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्य है। अर्थात 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में उपधारणा करने के प्रावधान धारा 90 के अंतर्गत कहे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के स्पष्टीकरण के अनुसार दस्तावेजों की उचित अभिरक्षा होना तब कहा जाता है जबकि ये सभी बातें उस पर लागू होती हो, अर्थात वह उस व्यक्ति की देखरेख में है जिसके पास प्रकृत्या अर्थात नेचुरली उसे होना चाहिए। मतलब कोई 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट है, उसकी सत्यता बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा बशर्ते कि वह उस व्यक्ति की देखरेख में से प्राप्त हुई है जहां उसे नेचुरली होना चाहिए। वह ऐसे स्थान पर है जहां कर कि उसे नेचुरली होना चाहिए, और जब यह साबित कर दिया जाता है कि उसकी अभिरक्षा का उद्गम विधि सम्मत था। अगला प्रश्न है कि दांडिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है? तो दांडिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है। सीआर एविडेंस एक्ट की धारा 102 का दृष्टांत 1 कहता है धारा 102 के अनुसार सबूत का भार किस पर होता है? धारा 102 प्रावधान करती है कि किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए यदि दोनों में से किसी की ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। तो इसका दृष्टांत 1 कहता है कि ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है, जिसके बारे में क प्रख्यान करता है कि वह ख के पिता ग विल द्वारा क के लिए दी गई थी। यदि क किसी भी और से कोई साक्ष्य नहीं देता तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे, अतः सबूत का भार यहां पर क पर होगा। तो दांडिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, धारा 102 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार।
अगला प्रश्न है कि जब अभियुक्त धारा 105 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपना मामला साधारण अपवादों या विशेष अपवादों या उस अपराध की परिभाषा वाली किसी में अंतर्विष्ट किसी विधि विशेष के अपवाद या परंतु के अंतर्गत आता है, तब सबूत का भार किस पर होता है? तो धारा 105 के अनुसार अभियुक्त पर होता है जब अभियुक्त यह कहता है कि उसका मामला अपवादों की श्रेणी में आता है या किसी विशिष्ट विधि के अंतर्गत या परंतु के अंतर्गत आता है, तो यह बात साबित करनी होगी अभियुक्त को कि उसका मामला अपवादों या विशेष विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि क्या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा खोए हुए दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में सबूत का भार किस पर है कि दस्तावेज खो चुका है? प्रस्तुत प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 104 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। धारा 104 का सेकंड दृष्टांत प्रावधान करता है कि क्या किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर वस्तुओं को सेकेंडरी साक्ष्य के द्वारा साबित कराना चाहता है, तो क्या को यह साबित करना होगा कि वह दस्तावेज खो गया है। धारा 104 प्रावधान करती है इंडियन एविडेंस एक्ट की कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाने हों उन्हें साबित करने का भार किस पर होता है। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी के मृत्युकालीन कथनों को साबित कराना चाहता है तो पहले उसे उसकी मृत्यु को साबित करना होगा। साथ ही यदि कोई किसी वस्तु की खोई हुई डॉक्यूमेंट की को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर साबित करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि यह डॉक्यूमेंट उसके द्वारा खो गया है। तो धारा 104 इंडियन एविडेंस एक्ट इस संदर्भ में प्रावधान करता है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाना है तो उसके लिए जो तथ्य साबित किए जाने हैं उन्हें साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो उसे साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य करवाना चाहता है। अगला प्रश्न है कि क्या पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट के की है। यह साबित करने का भार कि क्या के पास टिकट था किस पर होता है। प्रस्तुत प्रश्न धारा 106 से पूछा गया है जिसके अनुसार क्या के पास टिकट था, इस बात का भार क्या पर ही होता है कि उसने टिकट लिया था या नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 प्रावधान करती है विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो ये कहता है कि ऐसा संभव है। प्रस्तुत प्रश्न जो है वह इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया है। धारा 106 का सेकंड दृष्टांत प्रावधान है कि ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उसी व्यक्ति पर होता है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन यह भी है कि जब भी आप हमारी यह वीडियो देख रहे हो उस समय यदि संभव हो सके तो अपने साथ बैरक लेके बैठे, जैसे कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी के साथ साथ सभी बातें एक साथ क्लियर हो जाएं, साथ ही आपकी नॉलेज का विस्तार और भी अधिक हो सके। अगला प्रश्न है कि एक बीमा की क्लेम में बीमा की राशि को साबित करने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। तो ये बीमा कंपनी पर होता है बीमा राशि को साबित करने का भार। इस संदर्भ में भी धारा 106 प्रावधान करती है क्योंकि विशेषतः ज्ञात तथ्य है जो किसी विशेष व्यक्ति को ही ज्ञात हो सकते हैं, ऐसे में उस साबित करने का भार उसी विशेष व्यक्ति पर होता है। अगला प्रश्न है कि क्या ख के विरुद्ध प्रॉमिसरी नोट और रसीद के आधार पर वाद पेश करता है। ख द्वारा इन दस्तावेजों का निष्पादन तो स्वीकार किया जाता है लेकिन उसका कहना यह है कि यह दस्तावेज क ने ख पर कपट पूर्वक अर्थात फ्रॉड का प्रयोग करते हुए निष्पादित करवाए थे।
जिसको कै इनकार करता है। ऐसी परिस्थितियों में कपट को साबित करने का भार किस पर होता है? तो ऐसी परिस्थिति में कपट को साबित करने का भार कै पर होता है। कै ने कै पर कपट का प्रयोग किया, क्योंकि कै ये कहता है कि कै ने उसके साथ फ्रॉड किया है। ऐसे में उस फ्रॉड को साबित करने का भार कै पर ही होता है। प्रस्तुत प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 103 से पूछा गया प्रश्न है। धारा 103 प्रावधान करती है कि विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे। जब तक कि किसी विधि द्वारा उपबंधित ना हो, उस तथ्य के सबूत का भार उस विशिष्ट व्यक्ति पर ही होता है। अर्थात क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न में कै ये चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि कै ने कै के साथ फ्रॉड किया है, तो यह विशिष्ट तथ्य उस कै को ही ज्ञात है। ऐसे में विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का बर्डन जो होता है वह उस विशिष्ट व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह मनवाना चाहता है कि उसके द्वारा कहा जाने वाला वह विशिष्ट तथ्य वास्तव में विद्यमान है। धारा 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में प्रावधान करती है और धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्यों के बारे में प्रावधान करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और दर्शित यह किया जाता है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया किस पर होता है? तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जो प्रश्नगत उस व्यक्ति का मरना प्रतिज्ञात करता है। प्रस्तुत प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 107 से पूछा गया है। धारा 107 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रावधान करती है उस व्यक्ति की मृत्यु को साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह दर्शित किया जाता है कि 30 वर्ष के भीतर वह जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति मर गया उस व्यक्ति पर होता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के, जो कि किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम या किसी भी जुडिशरी पेपर के अंदर आप एग्जाम देते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।